ओके, ये अपना 11th का सिलेबस हो चुका था, ठीक है, जिनकी अभी भी एग्जाम आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई और चैप्टर, जो मैंने आगे बोला था कि और चैप्टर लोकेशन जैसे हमने रिवाइज किया, कोई और चैप्टर रिवाइज करना हो तो मुझे बताओ। सुबह अभी टाइम है तो सुबह भी आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो तो क्लास के बाद देख लेंगे। आज के लेक्चर में क्या 12th का सिलेबस स्टार्ट करना है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि 12th में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बाद में चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक 11th में जो हमने पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था? फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स, वो सब स्टडी किया था। उसको पूरे टॉपिक को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। हमने क्या मैकेनिक्स स्टडी किया, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो बहुत पुराना है। पुराना इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, पुराना मतलब काफी स्टडी उसको हो चुकी है, बहुत पहले वो डिस्कवर हो चुका है। उसका क्या स्टडी किया? वेव स्टडी किया, थर्मोडायनेमिक्स, हीट, वो सब स्टडी किया, ठीक है। और जो फिजिक्स साथ में डेवलप हुआ था, वो क्या डेवलप हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी हुई। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बेसिकली क्या? चार्ज के बारे में स्टडी होगी। आई थिंक इतना तो आइडिया होगा, अगर दो सपोज ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन। रिपल्शन, ठीक। अगर दोनों माइनस हो तो भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। और अगर सपोज एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना, इनमें रिपल्शन होगा। अगर ऑपोजिट चार्ज हो तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। चार्ज फ्लो हो, मूव करता है चार्ज। जैसे सपोज एक बल्ब है, यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा दी, पता है ना, बैटरी का सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करंट फ्लो होता है, तो करंट की वजह से क्या ऐसे बल्ब ग्लो करता है, ठीक है ना। ये सब जो स्टडी होती है इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज की स्टडी होती है। और साथ में जो स्टडी हुई वो किसकी स्टडी हुई थी? मैग्नेट की, मैग्नेटिज्म। जैसे मैग्नेट रखे, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्या है? मैग्नेटिक, ठीक है। तो ऐसा हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। ये सब क्या है? चार्ज हो सकते हैं। क्या होगा? ऐसा मैग्नेट है, डस्ट जो होती है, कौन सी? आयन डस्ट, मतलब बहुत छोटे छोटे आयन के पार्टिकल्स होते हैं। अगर उसको मैं ऐसे दिखे दूं ना, तो ऐसे लाइन बनती है, दिखता है शेप, ठीक है। क्या है वो? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये पूरा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उसको ना कंबाइन करके हम एक बड़ा टॉपिक बनाते हैं, स्टडी करते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये अपना पहला पार्ट 12 क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और भी फिजिक्स क्या डेवलप हुआ था, 10th में भी पढ़ा होगा। क्या ड्रॉ की जाएगी? क्या ड्रॉ की? क्या कहते हैं इसे? लेंस के। कौन सी लेंस? कॉन्वेक्स, कॉन्केव होता है। कौन सी? कॉन्वेक्स लेंस है। मैग्नीफाइंग ग्लास है या फिर चश्मे पहनते हैं, उसमें क्या है? कॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंस, वो सब आती है, ठीक है। अगर मिरर हो तो लाइट क्या बाउंस होती है? इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? अंदर ऐसे बैठ होता है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब स्टडी होती है। दूसरी एग्जाम्पल तो एक शायद सबने ही नोट किया होगा, जो जामी में चिल्लाती है, यहाँ तक आवाज आता है, उसको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। मतलब साउंड ट्रैवल करती है पर लाइट क्या अपनी आंखों में नहीं आती है, ठीक है। तो वो सब लाइट की स्टडी, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। उस टॉपिक को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। वो भी अपने 12। और रिसेंट में, रिसेंट मतलब कम तो 50-100 साल में और फिजिक्स डेवलप हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुए। एटम का बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा कि बाहर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। ऐसे जब होता है इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोर मॉडल, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स है ना, वो रिसेंट है, 50-100 साल में डेवलप हुआ, ठीक है। एक्सरे, अलग अलग टाइप की रेज आती है, एक्सरेज आती है, ठीक है। बाद में अलग इफेक्ट आता है लाइट का। क्या होता है ये कि सपोज लाइट आ रही है, ये मेटल है, तो क्या होता है? काफी बार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मेटल में, बाहर निकलता है। तो ये सब इफेक्ट्स है, ये सब इफेक्ट्स बहुत रिसेंट में डिस्कवर हुए। रिसेंट मतलब क्या है? 50-100 साल की मैं बात।
तो ये जो फिजिक्स और दूसरा हम करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, अपना फोन है, रिमोट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में एक मटेरियल कॉमन होता है, पता है कौन सा? एक मटेरियल हर जगह में, कौन से मटेरियल का बना होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन उसको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये जो पूरा फिजिक्स है रिसेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। तो अपना जो 12th का सिलेबस है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। स्टार्ट अब इससे करेंगे, बाद में ऑप्टिक्स, बाद में मॉडर्न, ठीक है। इससे स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आज जो टॉपिक पढ़ना है वही वाला है, चार्ज, ठीक है। पहले चार्ज पढ़ेंगे, बाद में मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और बाद में मॉडर्न, ठीक है। ये अपना क्या है? 12th का सिलेबस, ओके। और एक और पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट अगर कहूँ तो 11th के फिजिक्स के कंपैरिजन में 12th का फिजिक्स इजी है और छोटा है, एक बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अपने पास जो जनरली मैं हर बार फॉलो करता हूँ 12th के स्टूडेंट के साथ, कि 11th के भी कुछ तुम्हारे टॉपिक्स वीक हो तो हम क्या पैरेलल में रिवर्स करते हैं, ठीक है। 11th का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो वेक्टर का नॉलेज यूज होगा। वेक्टर का फॉर्मूला याद है? रिजल्टेंट का a² + b², वो एक है कि 11th का फिजिक्स का नॉलेज यूज होगा। तो पैरेलल में क्या है, वो भी कवर करते हैं, ठीक है। तो आज चार्ज से स्टार्ट करते हैं, ओके। चैप्टर का नाम लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड का बना हुआ है। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज, ठीक है। स्टैटिक का मतलब, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो चार्ज ऐसे रेस्ट पे रखे होंगे तो उसको हम स्टडी करें, क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो पहले कोर्स स्टेटमेंट बस बेसिक लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी of interaction between charges, interaction between the charges at rest. Electrostatics is the study of interaction between charges at rest, ठीक है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। पहले है ना चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एक फॉर्मूला आएगा। आज जो मेन प्रॉब्लम्स हमें करना है, ठीक है, वो देखेंगे। पहले चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। आगे लिखो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। मास का सिंबल एम होता है, स्पीड का भी होता है। चार्ज का सिंबल पता है क्या होता है? क्या यूज करते हैं जनरली? क्यू, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो क्यू, कैपिटल क्यू लिखो, स्मॉल क्यू लिखो, चलेगा, कोई भी चलेगा, ठीक। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। अब चार्ज, ध्यान देना चार्ज क्या है। अब जैसे वाटर की हम बात करें, मैं एक ग्लास में पानी लूं, इस बॉटल में पानी लूं, रिवर का पानी ले, कोई भी पानी ले, मास अलग होगा पानी का, एक चीज सेम होगी। क्या सेम होगी? डेंसिटी। हर एक में वाटर में डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डेंसिटी क्या है? वाटर की प्रॉपर्टी, कि कोई भी पानी ले लो, डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। वैसे ही ये एटम की बात करें, ठीक, एक एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब है। अब तुम हाइड्रोजन एटम लो, हीलियम एटम लो, सोडियम एटम लो, कोई भी एटम लो, एक उसका मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं, उस इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है। पता है कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? ये वैल्यू याद करनी चाहिए, हम पढ़ेंगे 9.1 × 10⁻31 kg। वैसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ो, उनका मास ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा फर्क होता है। कभी एक ही मान के चलते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो तो उनका मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। कोई भी न्यूट्रॉन पर, कोई भी प्रोटॉन पर। तो ये जो है वो क्या उसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन की क्या है प्रॉपर्टी?
वैसे ही चार्ज भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ो तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, पता है चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है, माइनस नेगेटिव होता है, -1.6 -19 यूनिट क्या होता है पता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ उसको पता है क्या होता है, कूलम। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है बस प्लस होता है। तो चार्ज इज व्हाट, जैसे मास इज अ प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज आल्सो व्हाट, अ प्रॉपर्टी। ठीक है ना, वो क्या है, एक पार्टिकल का क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, डेफिनेशन लिखो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which causes force, charge is the property of matter which causes force when it is placed, in an electromagnetic field, when it is placed in an electromagnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, बैटरी के पास रखो या फिर मैग्नेट के पास रखो तो चार्ज पे क्या लगता है, वो मूव करने लगता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ऐसा लिखो, SI यूनिट, कूलम, COULOMB, कूलम। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल C, उसका सिंबल होता है। ठीक है, कूलम कैपिटल C। ओके, डायमेंशन, डायमेंशन देखो, डायमेंशन, चार्ज का जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब वो लिखना MLT होता, ये बोर्ड में आ सकता है MCQ में कि भाई इसका डायमेंशन उसका डायमेंशन क्या है। ठीक है, डायमेंशन लिखना आना चाहिए। चार्ज का डायमेंशन क्या आता है, करंट और टाइम। करंट का सिंबल है ना A, टाइम का क्या होता है T, उसका डायमेंशन चार्ज। ओके, बस ऐसे बस पॉइंट लिखने हैं कुछ, बाद में मेन फॉर्मूला पे है। ठीक है, तो इससे पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला लिखो पॉजिटिव, दूसरा लिखो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, ये दो टाइप के चार्जेस हैं। ओके, अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है मतलब उस पर चार्ज क्या है, 0। तो सपोज ये पेन की मैं बात करूं, ये पेन क्या है, न्यूट्रल, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, ऐसा होता है क्या ये एटम स्टाइल बना है? नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से। तो क्या मतलब क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने क्या होंगे, प्रोटॉन। तो बेटर वर्ड क्या है कि चार्ज 0 नहीं है, इसका नेट चार्ज क्या है, 0। ठीक है ना, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का वो मतलब होता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिखो, अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, a neutral object has same number of electrons and protons. A neutral object has same number of electrons and protons. So the net charge is 0. So the net charge is 0. ठीक है, नेट चार्ज क्या है, 0। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, लाइट चार्जेस रिपेल, लाइट चार्जेस रिपेल एंड अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट।
like charges repel and unlike charges attract। ठीक है, देखो ये सब पॉइंट्स क्यों लिखवा रहा हूँ, बोर्ड में ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राइट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ऐसा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए सब लिखा हुआ। अभी 12th में बोर्ड उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना कम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि एनसीईआरटी ना पकड़नी पड़े, इसमें से तुम लिख सकते। ओके, तो ये ड्रॉ भी करना है, डायग्राम कर लो। जो अभी तक जो पॉइंट लिखा हो बेसिक से ऑलरेडी तो तुम्हें आधे तो पता ही होगा। अब एक दो पॉइंट है ना थोड़े नए लिखवा रहा हूँ जो काम के हैं, हमें आगे भी काम आएंगे, कंसेप्ट है इसमें। तो जैसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे नेगेटिव चार्ज करना है, इस ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज करना है, तो क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड, इलेक्ट्रॉन ऐड करो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो क्या करूं मैं, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो प्रोटॉन ऐड कर सकता हूं तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, या दूसरा क्या है ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। कौन सा इजी है, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज तो इजी है, इलेक्ट्रॉन डाल दो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज देना है, इलेक्ट्रॉन में हटाओ या प्रोटॉन ऐड करो, कौन सा बेटर ऑप्शन। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन को हटाना या ऐड करना बहुत आसान है, प्रोटॉन हटाना या ऐड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो भी चार्ज होता है प्लस माइनस वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है। नेगेटिव चार्ज देना है, ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज देना है, क्या करो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करो। पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन देना, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये एग्जाम्पल लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो मैं एक्सपेरिमेंट वो लेके आऊँ, रॉड्स और वो सब। एक रॉड को अगर घिसोगे, ठीक है, क्या फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट नेगेटिवली, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट negatively, comma, electrons are added to charge an object negatively, electrons are added। ठीक है, वैसे लिखो, to charge an object positively, to charge an object positively, electrons are removed, to charge an object positively, electrons are removed, इलेक्ट्रॉन क्या है, निकाल दो। ये एक पॉइंट हो गया, बस एक लास्ट पॉइंट लिखवाना है, पहले वो स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट लिखो, चार्ज इज quantized, QUAN TIZED, quantized, QUAN TIZED, charge is quantized। ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू में लिखो। It means that charge on any object, it means that charge on any object can only be
integer multiple can only be integer multiple of electronic charge. Integer multiple of electronic charge. इसका मतलब समझा क्या? ठीक, कोई ऑब्जेक्ट को अगर मुझे चार्ज देना है, ठीक है, मान लो नेगेटिव चार्ज देना है उसको, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ, 2 ऐड कर सकता हूँ, 100 ऐड कर सकता हूँ, मैं आधा इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। मतलब मैं चार्ज अगर दे रहा हूँ तो क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल में ही पॉसिबल, मतलब Q इक्वल क्या होता है, NE होता है, N इधर क्या होगा, इंटीजर। इसका मतलब जो चार्ज है, ऐसे सपोज एक ऑब्जेक्ट पे मैं ऐसे चार्ज लिखूं, इसमें मुझे बताओ, ठीक है, खुद ही लिखना है, पहले ये लिख लेना अपना एक फॉर्मूला आगे, ठीक है। इसमें लगे कि हाँ ये चार्ज हो सकता है, उस पर राइट करो, जो पॉसिबल नहीं है ये चार्ज नहीं दे सकते, उस पर राउंड अपने आप राइट करो, ये क्या लिखते हो? किया गया, राइट होगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा ना, फ्रैक्शन चल ही नहीं सकता, इंटीजर मल्टीपल ही होना चाहिए, ये भी चलेगा, 10⁻⁶ भी चलेगा, ये ठीक है ना। फ्रैक्शन में कभी भी चार्ज नहीं दे सकते, इंटीजर में ही होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन Q इक्वल क्या होता है, n क्या होगा इधर, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ जो बोर्ड के MCQ में आता है, ठीक है, कैसे टाइप आएगा, ओके, लिखो क्वेश्चन। An object has a charge of 48 microcoulombs. An object has a charge of 48 microcoulombs. Okay. Find the number of electrons. Find the number of electrons. क्या आना चाहिए, एडेड आना चाहिए या रिमूव आना चाहिए, बोलो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडेड आना चाहिए या रिमूव आना चाहिए, रिमूव आना चाहिए ना, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है, रिमूव, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूव, इसमें रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। खुद ट्राई करना है, बस मुझे इक्वेशन बताओ, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, बोलो। चार्ज दिया हुआ है और नंबर निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सी इक्वेशन यूज कर, यूज कर सकते हैं, चार्ज दिया, ई की वैल्यू अभी लिखवा, याद है ना, 1.6 इंटू करो, निकालो, n निकाल,
आई आंसर इक्वेशन आपने Q इक्वल टू एन ई, इधर प्लस माइनस तो है मतलब तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए, अगर पॉजिटिव है तो प्लस रखो, नेगेटिव है तो माइनस चार्ज। तो Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है प्लस 48 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6, ठीक है ना, माइक्रो है तो क्या आएगा 10⁻⁻6, एन निकालना इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी हमने पढ़ा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इधर माइनस मत डालना, हमें सिर्फ वैल्यू एन नंबर निकाल रहे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो एन इक्वल टू 48 इंटू 10⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻14, सॉरी माइनस, हाँ तो कितना हो जाएगा 10⁻14, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, ठीक है, तब हमें इतना चार्ज मिलेगा। हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यूज करते हैं। ओके, ये हमने बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ा। अब आज का मेन टॉपिक हमें स्टडी करना है, जिसपे एनसीईआरटी में भी एक अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव में तो आते ही, ठीक है। जो टॉपिक हमें स्टडी करना है वो टॉपिक लिख लो, मैं पढ़ा देता हूँ इसमें, ठीक है, इसमें वो थियरी लिखेंगे, लिखो कूलम्ब लॉ, COULOMB, कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ, COULOMB LAW लॉ, कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है, बाद में उसकी थियरी लिखते हैं। दो चार्ज है Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। ओके, अब इसमें ना एक सेपरेशन, ये आर क्या सेपरेशन, मैं फोर्स, दोनों पे फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, मैं F1 F2 लिखूं या FF लिखूं तो चलेगा। चलो आंसर मैं दे देता हूँ, FP होगा, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट क्यू। मैं बोला था इलेवंथ का नॉलेज यूज होगा, 12th में फिजिक्स है पर थोड़ा बहुत नॉलेज यूज होगा ही। इक्वल एंड ऑपोजिट है, बोलो इक्वल एंड ऑपोजिट है क्या? न्यूटन थर्ड लॉ, क्या एक्शन रिएक्शन, क्या ये एक्शन रिएक्शन, जितना ये लगाएगा उतना ये लगेगा, सेम फोर्स, ठीक है। अगर ऑपोजिट चार्ज हो, प्लस और माइनस हो, तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, इधर भी इक्वल एंड ऑपोजिट ही होंगे। तो कूलम्ब ने इसका ना फॉर्मूला दिया कि कितना फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल? एक तो चार्ज Q1 और Q2, वो दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, चार्ज जितना ज्यादा वो फोर्स जितना ज्यादा। और किस पे डिपेंड करता है? सेपरेशन, जितना दूर हो, क्या लगता है जितने दूर हो चार्ज, अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? क्या होना चाहिए? अगर मैं दूर कर दूं चार्ज को तो फोर्स क्या होना चाहिए? कम। अगर दूर कर दे, दो मैग्नेट को दूर करो, नजदीक लाओ तभी असर दिखता है, जितना दूर रखो फोर्स क्या होता है? कम होता है। तो क्या आएगा? अपॉन R²। इक्वल डाले पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को स्मॉल के से डिनोट करते हैं, तो ये अपना फॉर्मूला होगा। ये मेन फॉर्मूला है जिसमें हमें प्रॉब्लम करना है, क्या है? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², ठीक है। बस ये जो इक्वेशन है इसको कूलम्ब लॉ है, ठीक है। अब ये भी बोर्ड में आ चुके हैं क्वेश्चन कि भाई डिफाइन या एक्सप्लेन कूलम्ब लॉ, स्टेटमेंट क्या आना चाहिए बोल। हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की और तो ऐसा होगा लिखूंगा जबरदस्ती, अपने आप लिखना है, बोलो इधर से ही आएगा, इधर से स्टेटमेंट बना सकते क्या है? जो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them या separation between them. बस ये हो गया कूलम्ब लॉ, ठीक है ना? स्टेटमेंट अपने आप लिखो, ड्रॉ करो, ये स्टेटमेंट अपने आप लिखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या होगा? द फोर्स या द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. जो फॉर्मूला है उसको स्टेटमेंट में लिखना है। लिख लिया। स्टेटमेंट के बाद एक फॉर्मूला डायग्राम तो लिखना है। ये जो A है, जो Q1 Q2 चार्ज है, आर डिस्टेंस है, ये जो स्मॉल k है ना, स्मॉल k का खुद का फॉर्मूला आता है। स्मॉल k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक k इक्वल टू, फॉर्मूला के बाजू में करके लिख सकते हो, k इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये उसकी फॉर्मूला। ये जो देखो 4 और पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है? क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। लिखो आगे, हियर एप्सिलॉन नॉट, हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी PERMI double TI VITY, PERMI double TI VITY, permittivity of vacuum, permittivity of vacuum, मतलब चार्ज को वैक्यूम में रखो तो इसकी वैल्यू होती है परमिटिविटी। वो एप्सिलॉन नॉट की ना वैल्यू होती है, वो लिख लो 8.85 into 10⁻⁻10, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट। 8.85 into 10⁻⁻10, ठीक है? जो उसकी वैल्यू होती है। अब एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू यहाँ पे डालोगे, 4 पता है, पाई हमें पता है 3.14, ये वैल्यू डालोगे तो क्या k की वैल्यू आ जाएगी? तो k की वैल्यू जो है वो आती है 9 into 10⁻⁹, और याद यही रखना, k की वैल्यू याद रखना 9 into 10⁻⁹।
ठीक है, ये k की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹। ओके, अब इधर क्या है, यूनिट की होता है, इधर से यहाँ पे फॉर्मूला है अपने पास, इधर से मुझे k का यूनिट बताओ, 8 से याद आएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो नीचे आ जाएंगे, और कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट क्या आएगा, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये k का यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का अपने आप लिखो, एप्सिलॉन नॉट का भी होगा यूनिट, उसका अपने आप सोचो, एप्सिलॉन नॉट का क्या होना चाहिए सोचो। क्या होगा, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, ठीक है, 1 एप्सिलॉन नॉट उल्टा है, तो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया। इसका एक और पार्ट एक्स्ट्रा स्टेटमेंट मुझे लिखवाना है, बाद में इसके प्रॉब्लम्स क्या आ जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये कब काम करता है, जब चार्ज है ना वैक्यूम में, एयर में हो तो भी चलता है, पर सपोज उन दोनों चार्ज को मैं वाटर में रखूं, कोई ऑयल में रखूं, तो चार्ज का ना फोर्स चेंज हो, Q1 Q2 फर्क नहीं पड़ेगा, आर भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या हो जाता है फर्क। ठीक है, तो कोई मीडियम में डाले तो ये वैल्यू है ना चेंज हो जाती है, ये चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो बस वो एक पॉइंट लिखवा देता हूँ। ठीक है, आगे लिखो इसमें, when charges are placed in a medium, when charges are placed in a medium, comma, the permittivity changes, the permittivity changes, the permittivity changes। ठीक है, तो एक है ना रेशियो इसमें स्टडी करना होता है, और एक सिंपल बात में तो फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द रेशियो ऑफ permittivity of a medium, the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of vacuum, ratio of permittivity of a medium to the permittivity of vacuum, the permittivity of vacuum is defined as dielectric constant, is defined as dielectric constant, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल K, dielectric constant कैपिटल K, और दो नाम है इसके, dielectric constant कैपिटल K और relative permittivity, उसमें ब्रैकेट में लिखो, ऐसे लिखो, ये एप्सिलॉन और सबस्क्रिप्ट में लिखो एप्सिलॉन आर, जो उसका सिंबल है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला मैं कैपिटल के लिखूं या एप्सिलॉन आर लिखूं, एक ही बात है। क्या होगा उसका फॉर्मूला, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, अब मुझे क्या निकालना है,
मुझे कोई मीडियम में फोर्स निकालना है, ठीक है, कि उसको चार्ज को मैंने ऑयल में रखा तो फोर्स कैसे निकाल, तो मेरे इस पे ध्यान देना, वही हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। मीडियम पे फोर्स निकालना हो तो देखो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो होगा ही। अपना जो K था, K क्या था, 4πε0, और एप्सिलॉन नॉट क्या डालना है, क्या डालना है, एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसको ये मीडियम में जो फोर्स है Q1 Q2 अपॉन ये एप्सिलॉन को देखो मैंने कैपिटल के इनटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, है ना, तो यहाँ पे लिखे गए तो कैपिटल के इनटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता है। अब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 4πε0, मतलब कौन सा अपना ये वाला फॉर्मूला हो गया, स्मॉल के क्या है 4πε0 है ना। तो कोई भी मीडियम में फोर्स चाहिए तो क्या करो, वैक्यूम में, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर लो, डिवाइड बाई इधर क्या बचा, ये कैपिटल, डायरेक्ट के से डिवाइड कर दो तो तुम्हें उस मीडियम में फोर्स निकल, ठीक है। हम प्रॉब्लम करेंगे इसको कैसे यूज करना है मैं बता रहा हूँ, पर ध्यान देना ये सिर्फ लिखवाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, वैक्यूम में फोर्स निकालो डिवाइड बाई के। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो के है और ये जो के है अलग, ये स्मॉल के है, इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। तो जो कैपिटल के है उससे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ऑयल में वाटर में कहाँ पे डालना, ठीक है। इतना ये लिख लो, प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन में इजीली समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए अब देखो, अगर बोर्ड में क्वेश्चन है कि भाई राइट कूलम्ब लॉ, तो मैं से इधर लिखना है, इसमें फॉर्मूला ये सब के बारे में लिखना है, ठीक है, तब जाके प्रॉपर मार्क्स में, ठीक है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दो जितना काम का है, ओके। अब इसके प्रॉब्लम करते हैं, अलग अलग कैसे फॉर्मूला यूज करना है वो सब लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, लिखो a charge of +10 microcoulomb, a charge of +10 microcoulomb and mass 200 grams and mass 200 grams is kept 3 meters away, is kept 3 meters away in vacuum, kept 3 meters away in vacuum from another charge, of -20 microcoulomb, from another charge of -20 microcoulomb and 500 grams mass, and 500 grams mass, 500 grams mass, ठीक है, फुल स्टॉप। पहले पार्ट में लिखो, फाइंड फोर्स बिटवीन देम, फाइंड फोर्स बिटवीन देम एंड देयर एक्सेलरेशन, फाइंड फोर्स बिटवीन देम एंड देयर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में लिखो,
Find net force between the charges. Find net force. Find net force between the charges if they are kept in a medium. If they are kept in a medium of dielectric constant phi. They are kept in a medium of dielectric constant phi. ठीक है, 5 वैल्यू दे दो. ओके, तो जो पहला प्रॉब्लम फॉर्मूला यूज करना है वो सब दिया हुआ है. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है. डायग्राम अगर इसका ड्रॉ करें तो ये क्या है, दो चार्ज है अपने पास. एक चार्ज कौन सा है, +10 माइक्रोकूलम और दूसरा है -20 माइक्रोकूलम. ठीक है, ये सेपरेशन भी दे रखा है 3 मीटर. कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव. तो दोनों पे फोर्स तो ऐसे ही लगने वाला है. ठीक है, देखो फोर्स दोनों पे सेम है. एक्सेलरेशन फोर्स वगैरह सीधी बात है, एक्सेलरेशन होगा ना, इनका मास दिया हुआ है m1 m2. मुझे बताओ एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग होगा? क्यों अलग होगा? मास अलग है. ठीक है, फोर्स सेम होगा, एक्सेलरेशन अलग हो सकता है. तो इसका एक्सेलरेशन A1. ठीक है, ये अपना बेसिक डायग्राम होगा. ध्यान दो इधर, सॉल्व खुद भी करना है. इसलिए फोर्स निकालना है. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अपना ओरिजिनल वाला K Q1 Q2 बाई R. तो K सभी सबकी वैल्यू है तो F आ गया. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना सबसे बेसिक क्वेश्चन. F इक्वल टू m. तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है ना, तो पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं. पहला अपने आप सॉल्व करो, निकाल. और आंसर के बाद यूनिट लिखना है सबको. क्या आंसर एफ निकाला क्या? ये तो वैल्यूज में डाल दिए. हाँ ध्यान देना इसमें देखो -20 माइक्रोकूलम है, लेकिन माइनस में डालना और वैल्यू भी निकालनी है. ठीक है, माइनस अभी नहीं डालना है, वो कहाँ पे डालना होगा तो अभी से मैग्नीट्यूड ही निकालना है. कितना किया क्या कैलकुलेट? कितना है 0.2.
न्यूटन, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। ओके, और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 a1, तो a1 निकालना है तो F बाई m1, F कितना है 0.2, m1 कितना है 200 ग्राम दिया था, उसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा 0.2 kg, मतलब a1 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये पहला एक्सेलरेशन है, ठीक है। दूसरा निकालना है a2 इक्वल टू क्या होगा, f बाई m2, फोर्स तो सेम ही लग रहा है, तो a2 इक्वल टू 0.2 अपन दूसरे मार्क कितने, अब कितना हो जाएगा 0.5 kg, तो a2 कितना आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फोर्स आ गया और एक्सेलरेशन है, ठीक है, पहला पार्ट अपना होगा। ओके, अब दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है कि इन चार्ज को कहां पे रखा है, कोई मीडियम में रख दिया, कोई ऑयल में रख दिया हो, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, मतलब कौन सी वैल्यू दे रखी है, कैपिटल की। तो अब हमें फोर्स निकालना, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो लास्ट वाला हमने लिखा, ध्यान देना, कोई मीडियम में निकालना हो ऑलवेज क्या करो, वैक्यूम में निकाल दो, डिवाइड बाय क्या कर दो, तो मीडियम में मुझे फोर्स निकालना है, वैक्यूम में हमने ऑलरेडी निकाल दिया, ये वाला 0.2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 5, आ गया आंसर 0.04 मीटर, खत्म, ठीक है। कोई भी मीडियम में पूछा ना, ये यूज करो, वैक्यूम में निकालो अपने नॉर्मल फॉर्मूला से, डिवाइड बाय क्या कर दो, ओके, बस इतना ही करना, ठीक है। तो कोई भी मीडियम में फोर्स निकाल सकते, ओके। ये एक बेसिक क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला कर लिया, ठीक है ना, बस अब अलग अलग टाइप्स देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, force between two identical charges separated by some distance, force between two identical charges separated by some distance is F naught, separated by some distance is F naught, ठीक है, उसका find the force if the charge is reduced to 1/3, find the force if charge is reduced to 1/3 and separation is doubled, and separation is doubled, ठीक है, ये दे रखा है, ओके, सॉल्व करना है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हमने बहुत किए हुए हैं, ऐसे पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम की एक में इंफॉर्मेशन दे रखी है, दूसरे में पूछिए कैसे सॉल्व होता है, रेशियो से ही सॉल्व, ठीक है ना, दोनों में फॉर्मूला लिखो, रेशियो निकाल दो, देखो क्या है, ट्राई करो ये।
क्या होगा, पहले में बस फॉर्मूला लिखना है, पहले में फोर्स एफ नॉट दिया है तो क्या होगा, फॉर्मूला के चार्ज आइडेंटिकल है तो क्यू और क्यू डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है तो कुछ आर स्क्वायर दे देते हैं ना, वैल्यू ना दी तो ऐसे स्क्वायर कर लो। दूसरे केस में फोर्स मुझे निकालना है तो कुछ एफ डैश लिख देते हैं इक्वल टू के तो ऐसा ही रहेगा। अब क्यू बताओ, क्यू का क्या करें, तो क्या 1/3 हो गया ना, Q/3 Q/3 चार्ज क्या हो गया 1/3 हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, मतलब 2r पर स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, k, ये दोनों q आ गए, q स्क्वायर भी लिख सकते हो, चलेगा। ये 9 हो गया और 4 कितना होता है 36 r स्क्वायर। क्या करो, दोनों का रेशियो निकाल दो, तो F0/F' इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1/36 आएगा, 36 आएगा, इतना रेशियो नीचे है ना तो उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा 36, तो F' कितना आ गया F0/36 आ गया अपना फोर्स। हो गया क्या, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे टाइप के प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव लेवल पे, और ये वाला जो क्वेश्चन करो है ना वो एमसीक्यू लेवल का बोर्ड लेवल जो पूछ कर, ठीक है। वैसे रेशियो से क्या है प्रॉब्लम, ओके। और ये देख लिया, दूसरा टाइप इसमें देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 identical charges Q, 3 identical charges Q are kept at the vertices of 3 identical charges Q are kept at vertices of an equilateral triangle of side A. Vertices of an equilateral triangle of side A. A small लेना, of side A, ठीक है, full stop. Find force on any one charge. Find force on any one charge. ठीक, कोई एक चार्ज पे फोर्स निकाल। डायग्राम कैसा बनेगा कि सपोज जैसे यहाँ पे 3 चार्ज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, चार्ज क्या क्यू ले लेते हैं, इसमें कैपिटल क्यू लिखा होगा और सिर्फ क्यू दिया मतलब प्लस ही मानना है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्या दे रखी है ए। कोई भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, ठीक है, कौन सा ये वाला सिलेक्ट करते हो ऊपर वाला। अब देखो सबसे पहले तो ना ड्रॉ करना है, फोर्सेस ड्रॉ करना है, तो किस पे पूछा है मुझे, इस पे निकालना है, तो सिर्फ इस पे फोर्स बनाओ। इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये दोनों लगाए, ठीक है। ये वाला पहले इन दोनों के बीच में स्टडी करो, ये तरीका बता रहा हूँ ध्यान देना क्योंकि नेक्स्ट वन में खुद ड्रॉ करना है। ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, रिपल्शन। मुझे किस पे फोकस है, सिर्फ इस पे फोकस, कहाँ पे फोर्स ड्रॉ करो, एरो किधर ड्रॉ करूंगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा, किस तरफ ड्रॉ करना, रिपल्शन होगा, दोनों ऐसे दूर जाएंगे तो एक फोर्स का इस तरफ लगेगा, ऐसे इस तरफ फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से ये दोनों के बीच में ही लग रहा है, क्या होगा, इधर से रिपल्शन होगा, इस तरफ लगेगा फोर्स, ऐसे जाएगा। और F1 F2 लिखूं या F लिखूं, बोलो F1 F2 या F, क्यों है, इनके बीच में देखो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम, इनके बीच में देखो चार्ज सेम डिस्टेंस है, क्या होगा F1 F2 लिखने की जरूरत है, F लिख सकते हैं। नेट फोर्स क्या होगा 2F होगा,
रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट से बीच में से पास होगा, जाएगा नेट फोर्स। बोलो क्लियर। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, बोलो। ये जो वेक्टर है ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है, बोलो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है ना, वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर। ध्यान दो कैसे स्टडी कर रहे हैं, ये पहला वाला इसलिए साथ में कर रहे हैं, दूसरा में अपने आप ट्राई करना है। क्या होगा, एफ स्क्वायर, दूसरा भी एफ स्क्वायर ही है, प्लस 2 एफ इंटू एफ मतलब एफ स्क्वायर cos थीटा। थीटा मुझे बताओ, थीटा मतलब ये तो ये एंगल कितना होगा, 60 है ना, इक्विलेटरल है, 60 होगा, ये कितना होगा 60 तो cos 60। सब्स्टिट्यूट करो, एफ की भी वैल्यू डालो, फाइनल आंसर निकालो, जो क्या है फाइनल आंसर निकालो। किया क्या इसको, हुआ देखो ये इसमें देखो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर cos 60 कितना होता है 1/2, 2 और 2 कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वेयर कितना हो गया, अंडर रूट 3x स्क्वेयर, मतलब क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3x। ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x का मतलब क्या है, कोई भी दो चार्ज के बीच का फोर्स, तो फॉर्मूला लगा सकते हो उसके q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो के q1 q2 कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाय r कितना इधर a, ठीक है ना, ये अपना फाइनल आंसर, ठीक, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। अब है ना एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, आप उसको ढंग से स्टडी कर पाएंगे। ये ड्रॉ करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में लिख लेना।
कर लिया गया ड्रॉ। दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में लिखो फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज kept at the centroid, find force on the charge kept at centroid। ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड फोर्स ऑन द सेम चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन द सेम चार्ज if the uppermost charge of the triangle, and force on the same charge if the uppermost charge on the triangle is double, uppermost charge on the triangle is double। पहला पार्ट इसमें हम देखो, अब ये खुद सॉल्व करना है, खुद स्टडी करना है। जैसे ये जो आगे वाला प्रॉब्लम था, हमने फोर्स ड्रॉ किए, अब एरोस कहाँ पे ड्रॉ करोगे बताओ, एरोस कहाँ पे ड्रॉ करना है? इधर एरोस बना है, कौन कौन फोर्स लगाएगा इससे? ये तीनों तीन लगाएंगे, तो इस पे मुझे एरो बना के दिखाओ, पहले एरो बना के। वही देखो, बस एट्रैक्शन रिपल्शन क्या फील कर रहा है, कुछ करते हैं वो बताओ। किया क्या ड्रॉ? चलो, ये दोनों के बीच में जिनका सही है ठीक है भाई, उनको क्लिक हो गया होगा, जिनका गलत है उनके लिए खास, ठीक है, कि वापिस रिपीट ना हो गलतियां। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ एट्रैक्ट होगा, इधर ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे सपोज F1 लिख दिया मैंने। अच्छा ध्यान दीजिए, सपोज इस पे पूछा होगा तो कहाँ पे ड्रॉ करना, तो कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? और इस पे ही पूछा है, मुझे सिर्फ इस पे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। इसकी वजह से कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? इसकी तरफ होगा अट्रैक्ट, तो यहाँ पे फोर्स रहेगा, ठीक है। ये कुछ F2 ले लेते हैं, और इसकी वजह से भी वो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये होगा F3, ठीक है ना। तीन ऐसे फोर्स लगे। अब नेट फोर्स निकालना हो, तीन फोर्स लग रहे, तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये तो दो फोर्स के लिए चलते हैं। तीन फोर्स है तो क्या करना, क्या करते हैं? ये वेक्टर का नॉलेज यूज हो रहा है यहाँ, क्या करते हैं? जैसे मल्टीपल ऐसे फोर्स ऐसे एंगल पे रखते हो, क्या करते हैं? कॉम्पोनेंट, कॉस साइन कॉम्पोनेंट बनते, ठीक है। जैसे F1 है, F1 ऊपर की तरफ लग रहा है, देखो पहले तो F1 अगर देखे, ध्यान देना, F1 मतलब से एरो के बीच का फोर्स है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो F1 इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 मतलब स्मॉल Q कैपिटल Q, जो मैं बताया माइनस नहीं डालना है, सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना, ठीक है। डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बना दी, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो K स्मॉल Q कैपिटल Q, इधर R क्या होगा? A के बराबर होगा, R क्या होगा? ये होगा ना, बोलो कैसे निकाला? ये R, ये क्या होगा? R ही होगा या कुछ अलग होगा? इक्विलेटरल है ना, R ही होगा। बोलो ये R निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये तो ऐसे सिग्नल लगाना है, प्रैक्टिस में क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। ये एंगल बता सकते हो, 30 होगा, पूरा 60 होता है, ये 30 होगा। ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये a/2, तो इधर ट्रिग्नोमेट्री लगा है, तो cos 30
क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a/2 अपॉन r, तो इधर से ना r निकाल सकते हो, कितना है तो मंदे भी कर सकते हो, √3/2 cos 30 √3/2, 2 और 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा a/2, तो r स्क्वायर है मतलब क्या आ जाएगा बोलो, स्क्वायर बाई 3 मतलब 3 ऊपर, ये मेरा f1 आ गया। पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ऊपर की तरफ है मतलब इसको y एक्सिस मान लेते हैं या x एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, y एक्सिस की तरफ है तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वैसे ही तुम्हें क्या लिखना है f2 और ट्राई करो एक बार लिखने की कोशिश, इसमें वेक्टर का नॉलेज यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ इक्वल होंगे पर एक बोल क्या है ना, तो प्रॉपर्ली लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो लिखना है वेक्टर में, देखो F2 ध्यान दो, F2 को लिख रहे हैं। अब F2 जो है, F2 देखो ऐसे एंगल पे, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, कोई भी फोर्स अगर एंगल पे हो, कभी भी कोई वेक्टर एंगल पे हो, मतलब क्या कंपोनेंट निकालना, तो कोई एक एंगल पता होना चाहिए, कोई एक एंगल देखिए, ये एंगल पता होता है कितना होता है, 60, ये 30 ये 60 होगा। अब कंपोनेंट बनाना है, तो ये वेक्टर है, तो एक कंपोनेंट इधर, ये कंपोनेंट यहाँ पे, ऐसे कुछ याद है कभी पढ़ा, ये जो कंपोनेंट है इधर कॉस आएगा कि साइन आएगा, कॉस है ना, उसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा, तो इधर मैं जो क्या लिख सकता हूँ, F2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे साइन आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 साइन 60, मतलब ये वाला कंपोनेंट, डायरेक्शन के लिए क्या करो, एक F2 साइन 60 है,
और एक F2 cos 60 है, F2 sin 60 इसका है, तो क्या आएगा बोलो डायरेक्ट एक्स एक्सिस में ना क्या आएगा आई कैप, तो ये वाला क्या आएगा आई कैप, और इसके लिए माइनस जे कैप, बस ऐसे लिखना है। तो F2 जो है कितना होगा, ये F2 का फॉर्मूला, F2 का फॉर्मूला डालना है, मतलब ये k q1 q2 by r स्क्वायर वाला, तो k q1 q2 by r स्क्वायर अपना पता है, a स्क्वायर 3 sin 60 कितना होता है √3 by 2 I कैप माइनस F2 कितना है k स्मॉल q कैपिटल Q by स्क्वायर 3 आ गया, cos 60 कितना होता है 1 by 2, ये अपना F2 है। वैसे ही लिखना है F3, F3 अब अपने आप लिखो, ये अपने होना चाहिए F3 अब अपने आप लिखो, नेट फोर्स क्या करोगे सबको ऐड करो, I को I के साथ ऐड करो, J को J के साथ, देखो क्या है करो सॉल्व, कुछ सॉल्व का कभी प्रैक्टिस होगी करो ट्राई। नेट फोर्स है ना 0 आना चाहिए, चेक करो सब कैंसिल हो जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या होगा F3 चेक करो, F3 जो है क्या होगा, F3 के कंपोनेंट ये एंगल 60 है, तो F3 का कंपोनेंट एक नीचे और एक यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा F3 sin 60 और F3 cos 60, यहाँ पे बताओ F3 sin 60 मतलब कौन सा, ये वाला कंपोनेंट क्या आना चाहिए डायरेक्शन माइनस आई कैप, इस तरफ जा, ठीक है माइनस आई कैप, और ये माइनस जे, ठीक है F3 भी इतना ही होगा, ये k q का r स्क्वायर k स्मॉल q कैपिटल Q a स्क्वायर 3 माइनस में sin 60 कितना होगा √3 by 2 आई कैप माइनस k स्मॉल q कैपिटल Q by a स्क्वायर 3 और 60 कितना होगा 1 by 2, ठीक है। अब नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स मतलब क्या सबका ऐड करना, ठीक है। तो एक बार देखो इसमें ना पूरा वैसे लिखना पड़ता है, पर इतना कुछ अब इतना भी टाइम बिगड़ने की जरूरत है, एक बार देखो आई को आई के साथ ऐड करो, एक ये आई कैप है ये आई कैप है, देखो
कैंसिल हो गया क्या, है ना, प्लस है माइनस है। जे में देखो ये 3 है, ये दोनों को ऐड करो एक बार। देखो इसमें ना, और ये तरीका बताता हूँ, जिनको क्लिक होता है वो तुरंत ही हो जाएगा, पर जिनको ऐसे प्रैक्टिस नहीं है मन में करने के, उनके लिए खास जो मैं इधर पे बोला था कि ये सब हैबिट रखो, पूरा मत देखो टर्म के क्यू का ए स्क्वायर तो सब में सेम ही है, नंबर पे ध्यान दो, इधर 3/2 है, इधर 3/2 है, -3/2 -3/2 कितना हो गया, वो नहीं सिखा सकता, बोलो -3/2 कितना हो गया, -3, इधर कितना है +3, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ओके। ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इतना तो खुद अब ट्राई करो, ठीक है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। ऊपर वाला 4 डबल हो गया, मतलब 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के भी प्रॉब्लम्स करेंगे, अलग अलग टाइप इसमें और स्टडी करेंगे, ठीक है। और देखो ये एनसीईआरटी में एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, एनसीईआरटी में अगर देखोगे ना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा कंबाइन करके हम इसको पढ़ेंगे, तो इसको मतलब हमें इसको क्या काफी डिटेल में स्टडी करना है, ओके। और जिनकी एग्जाम अभी आने वाली 11th की फाइनल, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वापस में बताओ, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे बताओ, अलग से क्लास रख लेंगे, तो कोई टॉपिक में कंफ्यूजन या डाउट हो तो क्लियर हो जाए।